नमस्कार। आज हम इस वीडियो में जो पहला चैप्टर है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने इस पाठ के 2 वीडियो और बनाए हैं। पहले वीडियो में हमने भोजन के मुख्य अवयव और संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, कुपोषण और विटामिन कुपोषण की चर्चा उस वीडियो में की थी। दूसरे वीडियो में हमने प्रोटीन कुपोषण और खनिज लवण से कुपोषण इन दोनों टॉपिक पर बात की थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। भोजन का जो टॉपिक था वहीं तक समाप्त हो गया था। यहाँ पर हम मानव स्वास्थ्य शुरू करेंगे। मानव स्वास्थ्य में जो पहला टॉपिक है वह है जल। हम जानते हैं जल कितना महत्वपूर्ण अवयव है। हम मानवों को चाहे पीने का पानी है, कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं, भोजन बनाना है, उद्योग है, कृषि है, सभी में पानी पर्याप्त मात्रा में आवश्यक होता है। और पानी हमें बरसात से, नदियों से, झरनों से और भूमिगत स्रोत से मिलता है। इसकी मात्रा सीमित है तो हमें इस जल का उपयोग विवेकपूर्ण करना चाहिए। कई बार अति दोहन से, बहुत ज्यादा दुरुपयोग करने से पानी की भविष्य में समस्या हो सकती है, इसलिए हमें इसका विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। तो जल के बारे में हम पढ़ते हैं। जल बहुत महत्वपूर्ण है और जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो हम जानते हैं किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती है। प्रकृति में एकमात्र जल ही है जो कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। एकमात्र जल ही ऐसा पदार्थ है जो कि इन तीनों अवस्थाओं में प्रकृति में पाया जाता है। कहीं पर यह बर्फ के रूप में रहता है, कहीं पर यह द्रव रूप में रहता है और कहीं पर यह गैसीय अवस्था में वाष्प रूप में रहता है। तो तीनों ही अवस्थाओं में जल है जो पाया जाता है। जल हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जल के कौन से गुण होने चाहिए जिससे कि वह हमारे शरीर में उपयोगी हो? तो जल के गुण, कई बार ऐसा प्रश्न पूछ लेते हैं परीक्षा में कि जल में कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पहला गुण है आंखों से दिखने वाले कण व वनस्पति नहीं हो। जो बड़े दूषित पदार्थ है वह इसमें नहीं होने चाहिए। आंखों से दिखने वाले कण है, वनस्पति पदार्थ है, यह जल में नहीं होने चाहिए, तभी वह जल हमारे पीने योग्य होगा। ऐसे ही हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव भी 2 प्रकार के होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं हमारे शरीर के लिए और कुछ हानिकारक होते हैं। तो जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है वह नहीं होने चाहिए। तीसरा है पीएच संतुलित होनी चाहिए। यह पीएच क्या है? तो यह किसी भी पदार्थ की अम्ल और क्षारकता, अम्लीयता और क्षारीयता नापने का पैमाना है। इस पैमाने से तय होता है कि वह पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो क्या होता है, यदि किसी भी पदार्थ की पीएच 7 से कम है तो वह अम्ल होता है और यदि 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होता है। तो हमारा जो जल है वह न तो अम्लीय होना चाहिए न क्षारीय होना चाहिए, यानी कि इसकी पीएच जो है वह 7 होनी चाहिए। सामान्यतः जल की जो पीएच है, पीने योग्य जल की पीएच 7 होनी चाहिए। तो हमको ध्यान रखना है पीएच संतुलित होनी चाहिए। यदि इससे कम होगी तो जल अम्लीय हो जाएगा, यदि 7 से ज्यादा होगी तो जल क्षारीय हो जाएगा और दोनों ही जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है, नुकसानदायक है। इसे जल पीएच 7 का होना चाहिए। चौथा है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो। हम जानते हैं जल वैसे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ही बना होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, लेकिन कई बार जो जल के स्रोत है उसमें प्रदूषण की वजह से, कुछ वनस्पतियों के उग जाने की वजह से, सूक्ष्म जीवों के पनप जाने की वजह से क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे वह जल प्रदूषित हो जाता है और जल जहरीला हो जाता है, हमारे लिए उपयोगी नहीं होता। इसलिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो ऐसे 4 पॉइंट हैं जो हम याद रख सकते हैं यदि जल के गुण पूछ ले तो। सामान्यतः हम कहते हैं जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, यह जल के गुण है। तो यानी ये कण नहीं हो, वनस्पति नहीं हो, हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो, पीएच संतुलित हो और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई हो। ये हमको जल के गुण पूछे तो बताने के लिए है। अगला आता है दूषित जल के दुष्प्रभाव। यदि हम किसी वजह से दूषित जल पी लेते हैं, जल में प्रदूषण होता है, ऐसा जल हम पी लेते हैं तो हमारे शरीर को क्या नुकसान होता है, क्या दुष्प्रभाव होते हैं, देखिए। तो सामान्यतः प्रदूषित जल पीने से संक्रामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है।
कौन कौन से? तो देखिए, जैसे जीवाणु, कृमि, प्रोटोजोआ के कारण हैजा, पेचिस जैसी बीमारियों की आशंका हो जाती है। ये जीवाणु, कृमि, प्रोटोजोआ यदि उसमें होते हैं तो हैजा और पेचिस जैसे जो रोग है इनकी संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही वायरस संक्रमण के कारण यदि जल से वायरस चले जाते हैं हमारे शरीर में तो हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसे रोगों की भी संभावना हमारे शरीर में बन जाती है। तीसरा आता है बाला या नारू रोग। महत्वपूर्ण है, यह रोग 2000 से पहले राजस्थान में बहुत मात्रा में पाया जाता था। इस रोग में शरीर से दागे जैसे कीड़ों को निकाला जाता था। यह एक कृमि होता है, मादा ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नाम का एक कृमि। कई बार परीक्षा प्रश्न पूछ लेते हैं इसका नाम, तो ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस नाम है इसका। इस कृमि के कारण से यह मानव शरीर में फैलता है। तो यह जो मादा कृमि है यह अंडे शरीर से बाहर देता है, लेकिन वो अंडे जल के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं और जिससे हमारे शरीर में फैलता है। अभी 2000 के बाद में कोई भी केस नहीं है, यानी राजस्थान नारू मुक्त हो गया है। सरकार ने इसके लिए प्रयास किया था, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमको ध्यान रखना है कि यह भी जल प्रदूषण से होने वाला रोग है, बाला या नारू रोग। मादा कृमि जिसका नाम ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस है, इसकी वजह से यह होता है। तो हमको प्रदूषित जल के दुष्प्रभाव के बारे में यदि पूछे तो यह हमको ध्यान रखने की बात है। अब देखिए, तो जो दूषित जल है उससे बचाव के क्या तरीके हैं? तो सामान्य है, जल को छानकर, उबालकर और ठंडा करके पीना चाहिए। सीधा जो जल हमको मिलता है जल स्रोत से वह सीधा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें कई सारे दूषित पदार्थ हो सकते हैं। तो हमको पहले जल को छानना चाहिए, उबालना चाहिए और ठंडा करके फिर पीना चाहिए। दूसरा है, नदी, तालाब आदि में जो सार्वजनिक स्रोत है जल के, उन पर नहाना नहीं चाहिए, कपड़े धोना नहीं चाहिए, मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए, जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए, उससे जल प्रदूषित होता है। तो इसको एकदम प्रतिबंधित करना चाहिए जिससे कि वो जल स्रोत स्वच्छ रह सके। तीसरा है, समय समय पर जल स्रोतों की सफाई हो। ये जो जल स्रोत है जहां से हम पीने का जल उपयोग में लेते हैं उनकी समय समय पर सफाई होनी चाहिए, जिससे हम इस प्रदूषित जल से और इस प्रदूषित जल के कारण होने वाली बीमारियों से बच सके। अब आती है बात पर्याप्त जल पीने के लाभ। जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हमारे शरीर में जल बहुत महत्वपूर्ण है। जल एक बहुत अच्छा विलायक है। जल के कारण से हमारे शरीर में बहुत सारे पदार्थों का परिवहन होता है, इतना उपयोगी है। चिकित्सक भी कहते हैं कि कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। हालांकि यह अलग अलग मौसम और अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकती है, थोड़ी कम ज्यादा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। तो पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से हमारे शरीर को क्या लाभ होते हैं? देखिए, तो हमारे शरीर में जो रुधिर परिवहन है वह जल उसमें मदद करता है। रुधिर इसी कारण से जल की मात्रा के कारण ही बह करके हमारे पूरे शरीर में पहुंचता है। हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं होती है उनमें जल सहयोग करता है। ऐसे जो हमारे शरीर में जहरीले पदार्थ बनते हैं, जो हमारे पाचन क्रिया और उपापचयी क्रियाओं के कारण से कई सारे जहरीले पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने में भी यह जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे शरीर में यदि हम पर्याप्त जल पीते हैं तो शरीर में चुस्ती रहती है, फुर्ती रहती है, थकान का एहसास नहीं होता है। यदि पानी कम पीते हैं तो शरीर में थकान लगती है, हमारे शरीर में फुर्ती नहीं रहती, चुस्ती नहीं रहती, इसलिए हमको जल पर्याप्त पीना चाहिए। शरीर में रेशों की पर्याप्त मात्रा हो जाती है। यदि जल हम पर्याप्त पीते हैं तो हमारे शरीर में रेशों की भी पर्याप्त मात्रा रहती है, फाइबर की, जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। रेशों की मात्रा से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए हमको पर्याप्त जल पीना चाहिए। अनावश्यक चर्बी नहीं बढ़ती, जो अनावश्यक फैट होती है शरीर में वह नहीं बढ़ती है यदि जल ज्यादा पीते हैं। यदि जल कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं तो अनावश्यक फैट बढ़ जाती है, चर्बी बढ़ जाती है, मोटापा बढ़ता है, इसलिए जल पीना चाहिए। एलर्जी की आशंका कम होती है, पर्याप्त जल पीने से एलर्जी नहीं होती शरीर में किसी भी प्रकार की, नहीं तो कई प्रकार की एलर्जियां भी शरीर में होने की संभावना रहती है। फेफड़ों में संक्रमण, हमारे जो फेफड़े जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, श्वसन क्रिया का कार्य करते हैं, उनमें संक्रमण होने की कई बार संभावना रहती है। तो पर्याप्त जल पीने से उनमें भी संक्रमण नहीं होता। अस्थमा जो है, श्वास लेने की जो तकलीफ होती है वह नहीं होती पर्याप्त जल पीने से। आंतों की बीमारियां नहीं होती, कई प्रकार की आंत की बीमारी हो जाती है, अपच होता है, कब्ज रहता है, एसिडिटी होती है, तो ये सब समस्याएं जो होती है, पाचन ठीक से नहीं होता, तो आंतों की बीमारियां भी पर्याप्त जल पीने से होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसे ही पथरी का खतरा कम हो जाता है।
कई बार शरीर में, किडनी में, गाल ब्लैडर जो हमारे पित्ताशय है उसमें कई लोगों के पथरी जम जाती है, तो उस पथरी की संभावना भी यदि जल पर्याप्त पीते हैं तो कम हो जाती है। सर्दी जैसे, जुकाम जैसे रोग भी होने की संभावना कम हो जाती है यदि हम पर्याप्त मात्रा में जल पीते हैं। तो पर्याप्त मात्रा में जल पीने से अनगिनत फायदे हैं, उनमें से प्रमुख यह है, यदि परीक्षा की दृष्टि से यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हम इनमें से कुछ लिख सकते हैं। इन सबको हम स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स की तरह हम इनको बना ले तो परीक्षा में हमको फायदा हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटापा। मानव स्वास्थ्य से संबंधित जो अगला पॉइंट है हमारा वह है मोटापा। तो मोटापा किसे कहते हैं? हम सामान्यतः जानते हैं जब फैट शरीर पर आवश्यक मात्रा से अधिक चढ़ जाती है। कुछ मात्रा में फैट, वसा तो हमारे शरीर में होती है, हमारी जो चमड़ी है, त्वचा है, उसके नीचे होती है, आवश्यक रूप से होती है। लेकिन जब अधिक मात्रा में हो जाती है जो कि शारीरिक रोगों के लिए रोगकारक हो जाती है तो उसको मोटापा कहते हैं। तो यदि परिभाषा पूछते तो क्या कहेंगे? वह स्थिति जब अत्यधिक शारीरिक वसा जिसे चर्बी या फैट कहते हैं, अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर इस सीमा तक एकत्रित हो जाती है कि वह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है, तो उसको हम मोटापा कहते हैं। उस सीमा तक हो जाती है जबकि वो हमको हानिकारक प्रभाव डालने लग जाती है स्वास्थ्य पर, तो उसको हम मोटापा कहते हैं। यह संभावित आयु घटा सकती है। यदि ज्यादा मोटापा रहता है तो व्यक्ति की आयु घट सकती है। फिर आता है आपके शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई। बीएमआई क्या है? तो मानव भार और लंबाई का अनुपात है। किसी व्यक्ति की आयु और उसकी लंबाई के अनुसार ही उसका भार होना चाहिए। कोई व्यक्ति की लंबाई कम है तो उसका भार उस आधार पर कम होगा, कोई ज्यादा लंबाई का है तो उसका भार ज्यादा होगा, क्योंकि हड्डियों का भी भार होगा। तो इसमें बताया है कि किसी व्यक्ति का 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल है, मीटर लंबाई में नहीं है, लंबाई और चौड़ाई दोनों आगे, तो क्षेत्रफल है। तो 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में यदि 25 किलोग्राम है तो मोटापे से पूर्व की स्थिति है कि अब इससे ज्यादा बढ़ा तो मोटापा हो जाएगा। और यदि 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 30 किलोग्राम भार यदि है तो वह मोटापा कहलाएगा। तो यह इंडेक्स द्वारा तय है। तो लंबाई के आधार पर हम प्रत्येक व्यक्ति का देख सकते हैं कि उसका भार कितना होना चाहिए। तो यह शरीर भार सूचकांक बीएमआई कहलाता है, मानव भार और लंबाई का अनुपात। फिर आता है प्रभाव। इस मोटापे के क्या प्रभाव होते हैं? मोटापा खुद तो एक शारीरिक स्थिति है, लेकिन इसकी वजह से कई सारे रोग हो जाते हैं, जैसे हृदय रोग। यदि ज्यादा मोटापा है तो हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज कई बार हो जाता है जिनका मोटापा ज्यादा होता है। निद्राकालीन श्वास समस्या, सोते हुए को श्वास लेने में कठिनाई होती है। कई लोग खराटे लेते हैं, कई लोगों को श्वास की और भी ज्यादा समस्या होती है। तो नींद के समय यह भी एक समस्या मोटापे के कारण से होती है। कई प्रकार के कैंसर हो सकते हैं मोटापे की वजह से। और अस्थि संध्यार्थी रोग भी हो जाता है। अस्थि संध्यार्थी क्या होता है? तो जो हमारे जॉइंट्स है, जहां से दो हड्डियां जुड़ी होती है, उन स्थानों पर दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो यह अस्थि संध्यार्थी रोग भी मोटापे के कारण से हो सकता है। कारण क्या है मोटापे के? तो हम सब लोग जानते हैं, अधिक चर्बी युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन करने से यह बड़ा कारण है। जंक फूड खाते हैं उसकी वजह से होता है। कृत्रिम भोजन करते हैं, पैकिंग के पैकेट्स ला करके भोजन के रूप में करते हैं, तो उसकी वजह से होता है। कम व्यायाम करते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करते, उसकी वजह से मोटापा होता है। स्थिर जीवन यापन, दिन भर बैठे रहते हैं या सोए रहते हैं, तो उसकी वजह से होता है। जो लोग चलते फिरते हैं, खेलते कूदते हैं, काम करते हैं, उनको मोटापा सामान्यतः नहीं होता। जो लोग बैठे बैठे जिनका काम ऐसा ही है, दिन भर बैठे रहना, या फिर काम है ही नहीं कुछ, बैठे ही रहते हैं, सोए रहते हैं, तो उनको मोटापे की संभावना बढ़ती है। फिर एक चीज आती है विशेष, शारीरिक क्रियाओं को सही तरीके से नहीं होना। कई बार ये भी होता है, शारीरिक क्रियाएं तो करें लेकिन सही तरीके से नहीं हो रही, सभी अंगों की क्रियाएं नहीं हो पा रही है, तो कहीं कहीं पर ऐसा मोटापा हो जाता है। तो इसको कहते हैं ऑटो अल्पक्रियता, हाइपोथायराइडिज्म, ऑटो अल्पक्रियता, ऑटो अल्पक्रियता। यह बच्चों में होती है, कई बार महिलाओं में बड़ी उम्र में हो जाती है। जो हमारी थायराइड ग्रंथि, ऑटो ग्रंथि, उसका थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, थायरोक्सिन हार्मोन ठीक प्रकार से स्रावित नहीं होता, और उसकी वजह से जो विशेष प्रकार का मोटापा हो जाता है, तो उसको ऑटो अल्पक्रियता या हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। यह भी रोग हो जाता है यदि ठीक से शारीरिक क्रियाएं नहीं होती। शारीरिक क्रियाएं तो हो रही है लेकिन ठीक से नहीं होती, तो यह रोग हो जाता है। इस तरह से हम मोटापे के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा।